मैदान में खेलते हो और बॉल को लुढ़काते हो तो क्या देखते हो कि बॉल कुछ दूर तक जाता है, उसके बाद वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपको नहीं लगता यहाँ कुछ हो रहा है जो हमें जानना चाहिए? तो यहाँ बच्चों एक जो हो रहा है काम वो है घर्षण। घर्षण आप आम जीवन में भी अनुभव कर सकते हो। जैसे आप ऐसे अपनी हथेलियों को रगड़ते हो तो क्या होता है? आपको गर्मी उष्मा का अनुभव होता है। तो ये घर्षण बल के कारण होता है। घर्षण क्या है? तो इसको जानने के लिए बच्चों एक हम लोग देखते हैं कि जब आप किसी वस्तु को एक टेबल पर, मान लीजिए एक वस्तु कोई रखी हुई है और इस वस्तु पर आप इधर से बल को लगा रहे हो, ठीक है, ये बल लग रहा है आपका, आप इसको धक्का लगा रहे हो। बल लगाने पर क्या होगा? मान लीजिए टेबल के ऊपर आपने एक बुक को रख दिया है। इस बुक को या बॉक्स को धक्का जब लगाते हो तो ये बॉक्स क्या होता है? आगे की तरफ जाता है, इस तरफ जाता है। पर यहाँ पर बल इधर से लग रहा है तो ये क्या हो रहा है? इस तरफ बढ़ रहा है। आरोपित बल क्या है? यहाँ इस वस्तु के संपर्क में आपको कुछ अलग सा बल लग रहा है। वो कौन सा बल है? जो इस मूवमेंट को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, उसके विपरीत दिशा में लग रहा है, उसका विरोध कर रहा है कि वो आगे ना बढ़े। इस बल को हम क्या कहेंगे? ये हमारा घर्षण बल है। कौन सा बल है? घर्षण बल है, जो कि उल्टी दिशा में लगती है। अगर हम किसी वस्तु पर बल आगे की तरफ से लगा रहे हैं तो उस पर जो घर्षण बल है वो पीछे की तरफ से लगेगा। कहने का अर्थ क्या है कि जो घर्षण बल होता है वह दो वस्तुओं के बीच होने वाले सापेक्ष गति, जो उन दोनों के बीच जो गति हो रही है, सापेक्ष गति हो रही है, उसका वो क्या करता है? विरोध करता है। यहाँ पर इसे और भी अच्छे से हम परिभाषित कर सकते हैं। जब कोई बल किसी दूसरी वस्तु के सतह पर अवस्थित वस्तु की गति प्रदान करने के लिए लगाई जाती है और उस बल के विपरीत दिशा में यानी उल्टी दिशा में कोई बल कार्य करता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। बच्चों यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि आप ये जानो कि घर्षण जो बल होता है वो हमेशा क्या होता है? जो दो वस्तुएं आपस में संपर्क में होती हैं, यानी दो संपर्कित वस्तुओं के बीच ही लगता है। यहाँ पर आप और भी उदाहरण से देख सकते हो। अच्छा, आप कभी एक बॉक्स ले लो और उसके ऊपर आप किसी चीज़ को धक्का लगाते हो तो आपको बल लगता है ना, लेकिन उसको लगाने में क्या है? वो वस्तु क्या करती है? आगे तुरंत तो नहीं बढ़ती, उसको आगे बढ़ने में समय लगता है। यानी कोई भी चीज़ है जो उसके संपर्कित एरिया में, दोनों के संपर्क में जो है, उसको आगे बढ़ने से रोक रही है। यह बल क्या है? घर्षण बल है। बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि घर्षण क्या है और यह क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कारक है सतह एवं वस्तु के संपर्कित पृष्ठ की प्रकृति। कहने का अर्थ क्या है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी होती है और उस पर हम बल लगा रहे हैं तो दोनों के बीच का जो सतह है जहाँ पर वो स्पर्श कर रहा है वह सतह कैसा है? तो जैसे मान लीजिए कि हमारा एक ये टेबल है या कोई, उसका सतह यहाँ क्या है? चिकना है। जब उसकी सतह चिकना है और यहाँ पर हम किसी वस्तु को रखते हैं और उस पर बल लगाते हैं तो ये तो आपको पता है कि बल और घर्षण दोनों एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। तो जब हम बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु आगे की तरफ बढ़ेगी। जब आगे की तरफ आसानी से कब बढ़ेगी? कि जब इस सरफेस पर, इस सतह पर अनियमितता जो है वो कम हो। यानी वो आसानी से, अनियमितता कम होने का अर्थ है कि वो सतह क्या है? चिकना है। और चिकने सतह पे हम किसी भी चीज़ को आसानी से लुढ़का सकते हैं, आगे धक्का दे सकते हैं। परंतु जो सतह अगर अनियमितता उसमें अधिक है, यानी रुखड़ा सतह है, तो वहाँ किसी भी वस्तु को अगर हम आगे बढ़ाना चाहेंगे तो क्या होगा? उसमें समय लगेगा, वो ज़्यादा बल की उसको आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ हमारा एक टेबल के ऊपर ये अगर कुछ रुखड़ा सरफेस रख दिया जाए और यहाँ हम एक बॉल को रखें और इस बॉल के ऊपर आरोपित बल जो हम लगाएंगे जिस बल को,
तो क्या होगा, यहाँ बॉल को इस रुखड़े सरफेस से निकलने में ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अनियमितता अधिक है, यानी घर्षण अधिक होगा। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि अनियमितता क्यों होता है? तो घर्षण पृष्ठ की जो घर्षण होता है वो पृष्ठ की अनियमितता के कारण ही होता है। अब अनियमितता की वजह से होता क्या है, अगर दो पृष्ठ के बीच में गड्ढे और उठाव हैं तो वे गड्ढे और उठाव क्या होते हैं, आपस में धंस जाते हैं, जिस कारण वहाँ अंतर्बंधन बन जाता है। इस अंतर्बंधन यानी इंटरलॉकिंग की वजह से वहाँ पर जब हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु को, उस अंतर्बंधन को क्या करना होगा, पहले उससे ज़्यादा बल आरोपित करके वहाँ से निकालना होगा, जिस वजह से क्या होगा, घर्षण अधिक होगा। तो यहाँ पर दूसरी बात और है कि दोनों ही पृष्ठ के बीच में दूसरा कारक क्या है, दोनों पृष्ठ जो संपर्क में है उस पर आकर्षण बल अगर अधिक है दोनों पृष्ठों के बीच तो भी घर्षण अधिक होगा। अब इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, जैसे कि यदि हम एक तुला ले लें और उस कमानीदार तुला कहते हैं, कमानीदार तुला कैसा होता है, तो कमानीदार तुला बच्चों क्या होता है कि एक इस तरह की युक्ति होती है जिसके द्वारा वस्तु के ऊपर जो आरोपित बल है उसे हम माप सकते हैं। हमने एक कमानीदार तुला लिया और इस कमानीदार तुले में क्या होता है, ऐसे एक हुक लगा रहता है और यहाँ इस पर पैमाना, आंशिक पैमाना होता है, यानी जैसे आपके स्केल में 1 2 3 4 लिखा होता है वैसे यहाँ लिखा होता है, जिससे हम जो वजन को उठा रहे हैं, जितना बल लगा रहे हैं उस वजन को उठाने में, उसे हम माप सकते हैं। तो इस कमानीदार तुले में हम क्या करेंगे, एक ईंट को रस्सी की सहायता से बांध देते हैं। अब इस ईंट को हम खींच कर देखेंगे, क्या होगा कि उस पर जो बल लगेगा उस ईंट को खींचने में, यहाँ पर जितना कमानीदार तुला में वो वैल्यू आएगा उसको हम नोट कर देंगे। अब दूसरा काम क्या करेंगे, इसी ईंट के ऊपर हम क्या करेंगे, एक पॉलीथीन लपेट देंगे। अब पॉलीथीन लपेटने के बाद हम उस तुला से उसको खींचेंगे। अब उसके मूवमेंट में कुछ फर्क आएगा और उस समय जो आरोपित बल होगा उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है। तीसरी बार हम अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक जूट के टुकड़े को लपेट देंगे और फिर क्या करेंगे कि इस तुला की मदद से उसको क्या करेंगे, खींचेंगे। तो कितना बल लगता है उसको खींचने में या उसको उठाने में, उस बल को हम यहाँ पर पैमाने पर नोट करेंगे। तीनों ही परिस्थितियों में जो संपर्कित पृष्ठ है उसकी प्रकृति हमने क्या कर दी, बदल दी। एक बार हमने सिंपल जो हमारा ब्रिक था, ईंट था, उसे लिया। दूसरी बार हमने क्या किया, उसके ऊपर पॉलीथीन लगाया। तीसरी बार हमने क्या करा, उसके ऊपर जूट का टुकड़ा लगाया। तो सबसे आसानी से किसमें चला, सबसे कम बल कहाँ लगा, तो जब पॉलीथीन हमने लपेटा था तो ईंट क्या था, आसानी से खिंच गया और वो आसान से उस सरफेस पर मूव कर रहा था, यानी सबसे कम बल लगा। लेकिन जब हमने जूट को लपेटा तो सबसे ज़्यादा बल वहाँ पर लगता है। तो ये क्या प्रूफ करता है, यह प्रूफ करता है कि अगर हमारा सरफेस चिकना है तो वहाँ पर घर्षण कम होगा और अगर सरफेस रुखड़ा है तो वहाँ घर्षण अधिक होगा। कभी आप केले के छिलके पर देखे हो, अगर उस पर पैर पड़ जाती है तो आप क्या करते हो, स्लिप करके गिर जाते हो। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसकी सतह क्या होती है, चिकनी होती है और वहाँ घर्षण क्या हुआ, कम घर्षण की वजह से हम वहाँ पर आसानी से खड़े नहीं हो पाए और स्लिप करके गिर जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आपने सिलबट्टे पर देखा होगा मसाला पीसते हुए, क्या होता है, मसाले को उसके ऊपर पीस कर उसके कणों को हम छोटा कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि सिलबट्टे में क्या होता है, रुखड़ा लाइन टाइप के बने होते हैं, जिस वजह से हम मसाले को आसानी से पीसते हैं और बल क्या हो रहा है, हाँ अधिक लग रहा है, जिस वजह से क्या होगा, मसाला आसानी से पीसा जाता है। बच्चों अब हम दूसरा कारक जानेंगे जो घर्षण को प्रभावित करता है। दूसरा कारक है जो वस्तु के भार पर निर्भर करता है। अगर वस्तु का भार अधिक होगा तो घर्षण भी अधिक होगा, अगर वस्तु का भार कम होगा, उसका वजन कम होगा तो घर्षण भी कम होगा। इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए एक क्रिया विधि के द्वारा इसे समझें। इसे आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आप
जमीन पर या टेबल के ऊपर मध्यम आकार की एक पुस्तक को ले लीजिए। आपने मध्यम आकार की एक बुक ले ली। अब उस बुक को धक्का लगाइए, क्या होगा? बुक आसानी से आगे बढ़ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, उसी आकार का ही सेम लगभग हम लोग 2-4 बुक्स ले लेते हैं। जब हम 3-4 बुक ले लेंगे और उस पर बल लगाएंगे तो क्या होगा, उसे आगे करने में हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, उसके आगे धक्का लगाने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। कहने का अर्थ क्या है कि हमने वजन को बढ़ाया तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, यानी वजन बढ़ने पर हमारा घर्षण भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। कभी तो हम ज़्यादा बल लगा रहे हैं और वह इंटरलॉकिंग को या अंतर्बंधन को तोड़ते हुए उसको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। यहाँ पर 2 बातें समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर वजन अधिक होगा तो क्या अधिक होगा, वजन अधिक होगा तो घर्षण भी अधिक होगा, और वजन कम होगा तो घर्षण भी कम होगा। बच्चों, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक और है। जैसे एक क्रियाविधि के द्वारा इसे समझ लें कि अगर एक सरफेस, जो स्लैंटिंग सरफेस हम ले लें, उसे आप घर में भी कर सकते हो कि एक ईंट लेकर या कोई ऊंची वस्तु को लेकर उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड को हम रख देंगे, ठीक है। अब इस पर क्या हम करेंगे कि एक पेंसिल या सेल जो होता है, बैटरी, उसको हम इसके ऊपर लुढ़काएंगे। क्या होगा, सेल जो समतल सतह है हमारा कार्डबोर्ड का, और उस पर पहली बार क्या होगा, इससे लुढ़क कर आपका सेल ज़्यादा दूर तक जाएगा। मान लीजिए पहली बार सेल यहाँ आया। अब हमने क्या किया कि जो ये मेरा स्लैंटिंग सरफेस है, इसके ऊपर हम एक कपड़े को लपेट देते हैं और फिर सेल को, जो बैटरी का सेल है, उसको यहाँ से लुढ़काते हैं। इस बार क्या होगा, जो सेल है वो पहले से थोड़ी कम दूरी तक जाएगा। अब तीसरा हम एक और काम करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे कि इस बार इस स्लैंटिंग सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, रेत को बिछा देंगे। अब रेत के ऊपर जब हमने सेल को डाला तो ये बहुत कम दूरी तक लुढ़क कर गई। तो इससे क्या पता चलता है कि जब सतह हमारा रुखड़ा, जितना अधिक रुखड़ा होगा, घर्षण वहाँ क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, और हमारा जो मूवमेंट है उसको वो बहुत कम होगी, यानी गति कम हो जाएगी। घर्षण अधिक होगा तो गति क्या होगी, कम होगी। यानी स्लैंटिंग सरफेस अगर रुखड़ा है तो भी गति कम होगी, अगर सतह चिकना है तो गति क्या होगी, वस्तु का अधिक होगी। कहने का अर्थ क्या है कि ढलान वाले सतह पर हमें कम बल आरोपित करना पड़ता है, और वहाँ पर क्या होगा कि घर्षण भी हमारा कम होगा और मूवमेंट भी ज़्यादा होगी। बच्चों, अब हम जानेंगे कि घर्षण कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः अगर कहा जाए तो घर्षण 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्थैतिक घर्षण और दूसरा होता है गतिक घर्षण। कहने का अर्थ ये है कि एक घर्षण की अगर हम बात कर रहे हैं तो घर्षण कितने तरह का होगा। तो मुख्य तौर पर अगर बड़े पैमाने में हम बांटें तो घर्षण 2 तरह का होगा। पहला होगा स्थैतिक, यानी इसको इंग्लिश में इस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक, यानी जहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और दूसरा गतिक घर्षण होता है। गतिक घर्षण कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर आपका मूवमेंट हो रहा है, यानी वस्तु चल रही है। तो गतिक घर्षण के कई प्रकार हैं। गतिक घर्षण में आपका सर्पी घर्षण आता है, लोटनिक घर्षण आता है, और एक लास्ट है, और वो है क्या है, तरल घर्षण। तो बच्चों, यहाँ पर मुख्यतः पहले हम देखेंगे कि जो स्थैतिक घर्षण है वह क्या होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहने का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए कि यहाँ एक सरफेस के ऊपर, एक सतह के ऊपर एक वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है, इसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं। तो घर्षण बल क्या होता है, आरोपित बल के
उल्टा विपरीत, यानी घर्षण बल मेरा किधर लग रहा है, इस तरफ, इधर से हमारा फ्रिक्शन यानी घर्षण लग रहा है, और आरोपित बल किधर से लग रहा है, उधर से, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये आप समझ गए होंगे अभी तक। और जब हम बल लगा रहे हैं फिर भी वो वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है, यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो अपनी अवस्था में स्थिर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पर जो ये घर्षण लग रहा है इसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। परिभाषा से समझे, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से हम गति की अवस्था में, यानी उस पर हम बल तो लगा रहे हैं ताकि वो गति में आ जाए, में लाने के लिए उस घर्षण को, जो यहाँ ये घर्षण बल लग रहा है, इसको समाप्त करने तक जितना बल हम लगा रहे हैं, मतलब वस्तु विराम की ही अवस्था में रहेगी, लेकिन उस विरामावस्था से उसको गति में लाने तक हम जितना बल लगा रहे हैं, बल का माप क्या होगा, उसको हम स्थैतिक घर्षण की माप कहते हैं। यानी जब तक वस्तु विराम से गति में ना आ जाए और जितना बल आरोपित कर रहे हैं वो बल घर्षण यानी स्थैतिक घर्षण का माप कहलाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि स्थैतिक घर्षण में वस्तु किस अवस्था में है, विराम अवस्था में, पर उस पर बल आरोपित हो रहा है। ठीक है, अब हम आए दूसरा प्रकार जो है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण क्या होती है कि वस्तु के ऊपर हमने बल लगाया और वो वस्तु क्या हुई, तब वहां पर क्या है, वस्तु चलने लगी। अब चलती हुई वस्तु को, उसके चाल को हम बनाए रखने के लिए जब बल लगा रहे हैं और वहां पर जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, जो घर्षण आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, सर्पी घर्षण कहेंगे। क्या, इसकी परिभाषा को फिर से समझे, किसी गतिशील वस्तु को उसकी चाल से गतिशील बनाए, उसके चाल में, मतलब जो उसकी चाल है उस चाल में गतिशील बनाए रखने के लिए जो आवश्यक बल हम लगा रहे हैं उसको हम सर्पी घर्षण की माप कहते हैं। अब दोनों में एक बात और समझनी जरूरी है कि जब वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो क्यों, उस पर हम बल लगा रहे हो, क्यों नहीं चल रहा था। मैंने पूर्व में बताया कि जब वस्तु स्थिर अवस्था में और उस पर हम बल लगा रहे हैं तो वहाँ जो घर्षण बल है वो किस वजह से हो रहा है, उन दो समय जो हमारा स्पर्शी क्षेत्र है वहाँ पर अंतर्बंधन यानी इंटरलॉकिंग की वजह से वो जो वस्तु है वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो जब तक वस्तु पे बल लग रहा है और वो विराम से गति में नहीं आ पा रही है, वो विराम में ही है, तब उस बल को हम स्थैतिक घर्षण, वहाँ पर जो घर्षण हो रहा है उसे हम स्थैतिक घर्षण कहेंगे और उस बल को हम क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण की माप कहेंगे। और जब वस्तु गति में ऑलरेडी है और उस पर हम बल लगाकर उसकी गति को बनाए रख रहे हैं तो उस समय लगने वाले बल को, आरोपित बल को हम सर्पी घर्षण की माप कहते हैं। यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि जो स्थैतिक घर्षण की माप होती है वो सर्पी घर्षण की माप से हमेशा ही अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरलॉकिंग की वजह से हमें अधिक बल लगाना पड़ रहा है ताकि वो अंतर्बंधन जो दोनों सरफेस के बीच में वो टूट जाए और वस्तु आगे चले। लेकिन सर्पी घर्षण में क्या हो रहा है कि वस्तु तो सतह पे ऑलरेडी मूवमेंट में है, वो चल रही है, तो उस पर हमें कम बल लगाना होता है उस गति को बनाए रखने के लिए। बच्चों अगला जो घर्षण है वो है लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर क्या करती है, लुढ़कती है और या घूमती है तो उसकी गति के प्रतिरोध जो होता है, उसके गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। यह कहाँ देखते हैं, जैसे रोलर युक्त वाहन में हम जब सामान को खींचते हैं तो आसानी से चला जाता है, भारी सामान भी उठाना इजी हो जाता है। आपने ठेला पर देखा होगा लोग कई सारे बोरे लेकर लोग खींचते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नीचे क्या लगा होता है, चक्का लगा होता है। चक्का लगा होने की वजह से क्या होता है कि जो बल हम लगा रहे हैं यहाँ पर उसका क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। इस घर्षण बल के विपरीत में बल की दिशा में वो आसानी से, जब उस पर हम बल लगाएंगे तो बल की दिशा में वो आसानी से गति करेगा। इसका और भी उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल क्या करते हैं, पैडल मारते हैं, क्या होता है, वो चक्का आसानी से लुढ़कता हुआ आगे बढ़ जाता है। जहाँ वस्तु लुढ़कती है या घूमती है गोल तो वहाँ पर हमारा लोटनिक घर्षण
होता है। इसमें हम आसानी से ज़्यादा या भारी सामान को भी सुविधापूर्वक गति प्रदान कर सकते हैं। आसानी से उसको रोलर फ्रिक्शन में हम आसानी से वस्तु को दूर तक ले जा सकते हैं। इसका अगला घर्षण का उदाहरण है बच्चों तरल घर्षण। तरल घर्षण क्या होता है? तो तरल घर्षण गैसों और द्रवों को एक साथ एक ही नाम दिया गया है, वो है तरल। जैसे वायु भी क्या है? एक गैस है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? तो वह तरल की श्रेणी में आएगा। यहाँ क्या होता है बच्चों कि जैसे नाव जो है वो पानी के सतह पे चलती है, कैसे चलती है? तो यहाँ पर जो नाव है वहाँ हम क्या करते हैं कि जब कोई वस्तु किसी तरल के ऊपर, जैसे नाव गति कर रही है, तो वहाँ पर तरल के सतह पर जो घर्षण हो रहा है, बल के विपरीत दिशा में बल, तो वो क्या हो रहा है यहाँ पर? इसके विपरीत दिशा में जब घर्षण हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? इस सतह पर जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, उस प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं? तरल घर्षण कहते हैं। इसको कैसे समझेंगे कि तरल से होकर जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उस पर प्रतिरोधी बल लगता है, उसी बल को हम क्या करें? तरल घर्षण कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी तरह में गति करती है तो उस पर लगने वाला घर्षण बल है, उस बल से अधिक अगर हम बल लगाएंगे तभी ही हमारी वस्तु तरल में क्या होगी? आगे बढ़ेगी। इसका और भी उदाहरण है कि जब तैराक पानी में, या कभी आपको जिन्हें तैरना आता हो, पानी में जब आप तैरते हो तो क्या होता है कि पानी को आप पीछे की तरफ ढकेलते हो, है ना? तब आपकी गति किधर होती है? आगे की तरफ होती है। तो यहाँ जो बल लग रहा है, जो प्रतिरोध हो रहा है, वही प्रतिरोध क्या है? तरल घर्षण होता है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि तरल घर्षण के कारक क्या क्या है, यह किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात है कि तरल की प्रकृति पर तरल घर्षण निर्भर करता है। जैसे पानी अगर ग्लास में उसे हम गिराते हैं तो क्या होता है? वो तेजी से फर्श पर फैल जाता है। पर जब शहद को गिराते हैं तो शहद क्या होता है? वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है या धीरे धीरे वो गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शहद के अणुओं के बीच जो आंतरिक घर्षण है उसके कारण शहद क्या होता है? धीरे धीरे बहता है। दूसरा हम देखें कि तरल वस्तु की आकृति पर भी तरल घर्षण निर्भर करता है। जैसे अंतरिक्ष शटल जब पृथ्वी पर आता है तो क्या होता है कि वह जब बहुत तेज गति से आता है, तो तेज गति से जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करता है, अंदर आता है, तो वह वायु के कण और शटल के बीच क्या होता है? बहुत तेज घर्षण की वजह से अधिक मात्रा में ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि हवाई जहाज या जेट हो या अंतरिक्ष शटल है, उन्हें एक विशेष आकृति दी जाती है। जैसे आपने रॉकेट को देखा होगा, उसके आगे का सिरा क्या होता है? लंबा और नुकीला होता है, जिससे कि वह जब वायुमंडल के अंदर एंटर करे तो वहाँ घर्षण कम हो, और घर्षण कम होने के कारण ऊर्जा का भी कम मात्रा में ह्रास हो। तो यहाँ आकृति पर भी बच्चों निर्भर करता है। और नेक्स्ट है आपका कि वस्तु की चाल। अब वस्तु की चाल में भी क्या होता है बच्चों? जैसे पैराशूट से कोई नीचे कूदता है तो क्या होता है? पैराशूट खुल जाता है। खुलने से क्या होता है? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा? हवा में प्रतिरोध भी क्या होगा? यानी घर्षण भी क्या होगा? वहाँ पर जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने से क्या होगा कि जो व्यक्ति पैराशूट से गति कर रहा है उसकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं कि तरल घर्षण इन 3 कारकों पर निर्भर करता है। वो है वस्तु की चाल, उसकी आकृति, और वह जो भी तरल पदार्थ है उसकी प्रकृति। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि घर्षण हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक। आप देखते होंगे कि वर्षा ऋतु के समय जब हम चलते हैं तो कीचड़ या चिकने सरफेस पर हमारा पैर फिसल जाता है, हम गिर जाते हैं। केले के छिलकों पर भी पैर पड़ने से फिसल कर गिरते हैं। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ हमें घर्षण से हानि होती है।
इसमें कुछ उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि घर्षण के कारण क्या होती है, वस्तुएं घिस जाती हैं एक दूसरे के ऊपर रगड़ करने की वजह से, जैसे पेच में, बेल बियरिंग में, हमारे जूतों के सोल भी घिस जाते हैं, गाड़ी के टायर घिस जाते हैं। तो ये तो हानि है ना घर्षण का। और क्या हानियां हैं कि इसके कारण हम बहुत तेजी से नहीं चल पाते हैं। जैसे जो स्लाइडिंग सरफेस होता है उसमें कम घर्षण होता है, तो हम कितनी आसानी से स्लाइड करके, बच्चों को देखे होंगे आप, स्लाइडिंग पर आराम से फिसलते हैं। तो वहाँ घर्षण नहीं होने की वजह से तो हम तेजी से चल सकते थे, पर उसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी गति कम हो जा रही है। यहाँ हानि हमें दिख रहा है। अब घर्षण के कारण ही क्या होता है कि कोई चीज़ जब चलती है या मशीनें या कोई यंत्र चलते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा की वजह से क्या होता है कि वो जो टायर या गाड़ी की टायर होती हैं या मशीनें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। गर्म होने की वजह से उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। जितना वो हमें दे सकते हैं उतना यूटिलिटी हमारे लिए उससे उतना फ्रूटफुल वो नहीं हो पाता है। तो ये सारे घर्षण बल की हानियां हैं। इसके अलावा भी और भी कई हानियां हैं। लेकिन बच्चों यहाँ एक बात ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या घर्षण हानिकारक है तो क्या यह हमारे लिए ज़रूरी भी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है कि यदि घर्षण बल ना हो, यदि घर्षण ना हो तो कोई भी गाड़ी आपको ये ना वो स्टार्ट होगी, ना वो रोड पर या कहीं हम उसको चलाना चाहेंगे तो उसमें गति नहीं आएगी, ना ही वो रुकेगी। एक बार अगर चलना आरंभ कर दी कोई वस्तु तो वो कभी रुकेगी नहीं। जैसे हम लोग बॉल को लुढ़काते तो वो लुढ़कना शुरू हुई तो अगर घर्षण ना हो तो वो कभी लुढ़कना बंद नहीं करेगी। तो घर्षण बल का यहाँ लाभ भी है, इसकी बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं, बहुत सारे उपयोग भी हैं। जैसे घर्षण बल के कारण ही हम बिना फिसले चलना हमारे लिए इजी होता है कि हम आसानी से जूतों में क्या करते हैं, घर्षण बल बढ़ाने के लिए हम कील नीचे लगाते हैं ताकि वो हमारा घर्षण बल बढ़े और हम आराम से जैसे ये बर्फ़ वाले क्षेत्रों में, पहाड़ों में आसानी से चल पाते हैं। क्यों? वहाँ घर्षण को कम करने के लिए हम जूतों में कील लगाते हैं। दूसरा फायदा क्या है बच्चों कि जैसे जितना भी तरह का वाहन है वह नियंत्रित होकर रोड पर चल रहा है। कैसे? ये घर्षण बल के कारण होता है। क्यों? उनके टायर में आप देखे होंगे कई खांचे बने होते, जिससे क्या होता है, घर्षण जो है वो बढ़ता है और जिसकी वजह से गाड़ी को हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। इसका दूसरा उदाहरण क्या है बच्चों कि इसी के कारण हम किसी वस्तु को अपने हाथ में पकड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने गर्म चाय लिया, अब चाय कप में लिया, उसको पकड़ा है, या ग्लास में हमने पानी लिया और उसके सतह के ऊपर, बाहरी सतह के ऊपर अगर तेल लगा हो तो क्या होगा, वो स्लिप करके हमारे हाथ से नीचे गिर जाएगा। तो ये घर्षण बल ही है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को आसानी से क्या करते हैं, पकड़ते हैं या उसके सहायता से किसी काम को करते हैं। इसके अलावा आप माचिस की तीलियां जलाते हो, कैसे जलता है, वो घर्षण की वजह से ही जलता है ना। इतने सारे भवन बने हैं तो इस भवन के निर्माण में भी घर्षण बल सहायक होता है। तो इस कारण हम क्या कहेंगे बच्चों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि घर्षण तो हानिकारक कुछ जगहों पे है, परंतु यह हमारे लिए क्या है, अनिवार्य भी है। बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि क्या घर्षण को समाप्त किया जा सकता है? तो नहीं, किसी भी घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी पृष्ठ पूरी तरह से चिकना नहीं होता, परंतु हम इसे कम कर सकते। तो इसके क्या उपाय हैं? तो पहला उपाय है स्नेहक द्वारा। स्नेहक जैसे तेल, ग्रीस आदि का अगर हम मशीनों में उपयोग करें तो ये उपयोग करने से क्या होगा कि वह उसमें घर्षण बल कम होगा और उसकी गतिशीलता बढ़ेगी। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, रोलर बॉल का उपयोग करके। इससे क्या होता है बच्चों कि जैसे अटैची या किसी भारी सामान को हम रोलर बॉल की मदद से आसानी से ला सकते हैं। तो यहाँ भी हम घर्षण बल को रोलर बॉल के माध्यम से कम करते हैं। तीसरा है बॉल बेयरिंग द्वारा। जैसे दो छोटे छोटे बॉल को जब जो दो मेटालिक परत के बीच में हम डालते हैं तो उससे क्या होता है कि उनके बीच के घर्षण को कम किया जाता है। इसका उपयोग हम पंखे में कर सकते हैं, बॉल बेयरिंग का उपयोग करके वहाँ घर्षण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पॉलिश द्वारा। पॉलिश क्या है कि अगर हम किसी सतह के ऊपर पॉलिश करते हैं तो क्या होता है,
जो उस सतह पर जो परमाण्विक आकर्षण बल है वो कम होगा और घर्षण भी कम होगा। इससे हम आसानी से अपना घर्षण कम करके उस काम को जो हानि है उसको भी कम कर सकते हैं। आप लोग घर में करते हो ना, जब कैरम खेलते हैं क्या होता है, उसके ऊपर पाउडर डालते हैं। पाउडर क्या का काम करता है, स्नेहक का, ताकि गोटियां आसानी से कैरम बोर्ड के ऊपर मूव करें। तो ये सारे उपाय करके हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं, पर पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड घर्षण एक अनिवार्य बल में जो मैंने चर्चा किया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।